बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2006 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन का। फिज़िक्स के सेक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तब तक हम बायोलॉजी का सेक्शन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2006 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंट फूड चेन्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म। डिफरेंट फूड चेन्स जो है वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो आपका क्या बनाते हैं? फूड वेब, ठीक है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज़, अब हमें पता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, हमने अपनी बुक्स में पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल, लेकिन फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी सेल ही होगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चरल है तो स्ट्रक्चरल आपका फिजिकल ही होता है, ठीक है, तो सेल ही है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। आई होप ये आप सबका पता होना चाहिए कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये मेन फंक्शन है कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। मेनी राइबोसोम्स अटैच टू रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म इंटीग्रल प्रोटीन सिंथेसिस। इसको अब मुझे थोड़ा आप लोगों को समझाना होगा, ठीक है। पता है कि जो राइबोसोम्स है वो हमारे सेल में 3 तरीके से पाए जाते हैं, 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक तो वो फ्रीली पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आपको पता है ना, 2 यूनिट से बनते हैं, स्मॉल और लार्ज यूनिट से। तो हमारे साइटोप्लाज्म में ऐसा होता है कि उसका जो स्मॉल और लार्ज यूनिट है ना वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए राइबोसोम्स फ्रीली भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर राइबोसोम्स क्लस्टर के फॉर्म में, ठीक है, अगर वो ऐसे क्लस्टर बनाया हुआ है, इन्होंने बहुत सारे राइबोसोम यानी इकट्ठे हुए हैं, एक क्लस्टर बनाया है, तो उसे हम पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं। लेकिन कुछ राइबोसोम्स हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रोटीन्स है, एवरीवन नो अबाउट दिस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हमने 2 तरीकों से डिवाइड किया होता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स है जो सेल के पेरिफेरल रीजन में पड़े होते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है उसमें एम्बेडेड होते हैं या पूरे तरीके से पास होते हैं इस सेल मेम्ब्रेन से, तो उन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रोटीन बोलते हैं, यानी वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पे ये वर्ड गलत हुआ, ये इंटेंस नहीं होगा, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है। और इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थवर्म गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्किन, ठीक है। अमेबा इज, अब अमेबा है क्या? ठीक है, अमेबा ए सेलुलर है? बिल्कुल भी नहीं। ए सेलुलर आपकी कौन सी चीज़ होती है? वायरस होता है। प्रोकार्योट्स आपके बैक्टीरिया होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं। नन ऑफ द अबव, अमेबा जो है वो इनमें से एक भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन है। अमेबा के बारे में 2-3 पॉइंट्स मैंने भी लिखे हैं, ठीक है। अमेबा जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ये प्रोकार्योट है, प्रोकार्योट नहीं है, क्योंकि प्रोकार्योट्स के पास यानी बैक्टीरियाज के पास भी एक सेल होता है, दैट बिलोंग्स टू द फाइलम प्रोटोजोआ। ये फाइलम प्रोटोजोआ से इसका ताल्लुक है। दैट पोसेस सूडोपोड्स, ये सूडोपोड्स कैरी करते हैं। सूडोपोड्स कुछ भी नहीं है, ये इसका जो सेल है जब ये मूवमेंट करता है तो ये एक प्रोजेक्शन बना लेता है, उसे हम सूडोपोड्स बोलते हैं, ठीक है, और मूव बाय प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो, और इसी के थ्रू ये मूव करता है। इसका जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ है, क्लास इसका सार्कोडीना है, किंगडम इसका प्रोटिस्टा है, ठीक है, इसलिए ये प्रोकार्योट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, नोस्टोक कंटेन फॉलोइंग एक्सेप्ट। नोस्टोक जो है, अब नोस्टोक क्या है? पहले हम सवाल पर आते हैं कि नोस्टोक ये सारी चीज़ें कैरी करता है सिवाय गोल्जी अपैरेटस के। ऑप्शन आंसर तो इसका गोल्जी अपैरेटस है। अब हम आते हैं इसकी तरफ। ये मैंने आपके सिंध बोर्ड की बुक की लाइन लिखी है कि नोस्टोक जो है वो एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम जो है वो है ब्लू ग्रीन एल्जाई, ठीक है। अब नोस्टोक जो है ये यूनिसेलुलर है, इसके पास भी एक सेल है, ये फ्रेश वाटर में होता है और ये प्रोकार्योट्स है, ठीक है। फाउंड इन द कॉलोनी
कॉल्ड फिलामेंट्स। ये उन कॉलोनी में पाया जाता है जिसको हम फिलामेंट्स बोलते हैं। अब नोस्टॉक का जो किंगडम है वो प्रोकारियोटाए है, जिसका दूसरा नाम मोनीरा भी है। फाइलम इसका साइनोबैक्टीरिया है। क्लास इसका साइनोफाइकाए है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अमेबा और नोस्टॉक में। अब आपके बुक में एक लाइन लिखी हुई है, सिंध बोर्ड के बुक में, देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड वैक्यूल। अब आपके सवाल में तो उन्होंने सिर्फ गोल्जी बॉडी लिखा था, इसलिए मैंने गोल्जी बॉडी का आंसर लगा लिया, लेकिन ये चार चीज़ें नोस्टॉक में नहीं होती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, गोल्जी बॉडीज भी नहीं होती और वैक्यूल भी नहीं होता। तो अभी तो गोल्जी बॉडी पूछा है, शायद आगे कुछ और पूछ ले। तो आप ये याद रखिएगा कि नोस्टॉक में टोटल एब्सेंस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी बॉडीज का और वैक्यूल का। नंबर 8 है, माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होता है? वायरस। भाई वायरस के पास तो सेल ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आएगा? बैक्टीरिया के पास सेल है, लेकिन बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। बैक्टीरिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो ऐसे होता है कि बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाता है, जिसे हम मीजोसोम बोलते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाता है, जिसे हम मीजोसोम बोलते हैं। तो वो मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। ठीक है बच्चा, नोस्टॉक में आपने पीछे पढ़ लिया कि नोस्टॉक में गोल्जी अपैरेटस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, वैक्यूल नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो नोस्टॉक भी इसका आंसर नहीं है। प्रोटोजोआ में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि प्रोटोजोआ का जो सेल होता है वो यूकारियोटिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इकाइनोडर्म्स हैव अ ब्रेन। इकाइनोडर्म्स एक फाइलम है, जब हम किंगडम एनिमालिया पढ़ेंगे तो उसका एक फाइलम इकाइनोडर्मेटा भी है। तो इकाइनोडर्म्स के पास बिल्कुल ब्रेन नहीं होता, एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मेल हनी बीज आर। जो हनी बीज के जो मेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और जो फीमेल होते हैं उनकी वो डिप्लॉइड होती है। सही है। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट ऑप्टिमम इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस इज मॉइस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, हाँ, अगर आपने एक बात सुनी हो तो हम कहते हैं इस चीज़ों को ड्राई रखो, पानी से दूर रखो, हवा से दूर रखो। ठीक है, क्यों दूर रखो चीज़ों को पानी या हवा से? क्योंकि वहाँ पर फंगस हो जाता है। तो जो मॉइस्ट एरिया होता है, ठीक है, जिस तरह कराची का एटमॉस्फेयर मॉइस्ट होता है, वहाँ पे फंगस, चीज़ों को जल्दी फंगस लग जाता है, क्योंकि कराची का जो एटमॉस्फेयर है वो मॉइस्ट है। ठीक है, जो एरिया में मॉइस्ट एटमॉस्फेयर ड्राई होगा वहाँ पे फंगस इतनी आसानी से ग्रो नहीं होगा, क्योंकि फंगस का मोस्ट ऑप्टिमम इन्वायरमेंट जो है वो मॉइस्ट है। इसको ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, माइस एंडोस्पर्म इज डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एन एडाइबल सीड कोट। ये परमंगेट है। ठीक है, परमंगेट है क्योंकि आपको पता है जब हम अनार खाते हैं तो उसका जो ऊपर से, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा गुआवा, मैंगो और वाटरमेलन में, क्योंकि उसके ऊपर एक सीड होता है, एक सीड कोट होता है। तो जो पोमेग्रेनेट है उसका हम वो जो सीड कोट होता है जिसमें पानी रेड कलर का होता है वो हम चूस लेते हैं, फिर जो सीड होता है उसे गिरा देते हैं। ठीक है, तो ये एडाइबल सीड कोट अनार का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, मलेरिया इज कॉज बाय। अब ये बहुत वो है, हमें पता है मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, यहाँ पे प्लाज्मोडियम है नहीं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, क्योंकि प्लाज्मोडियम आता है प्रोटोजोआ में। ओके, 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया हमने रखा हुआ है, डिजीज़ रखा हुआ है जो कि बैक्टीरियल नहीं है? तो वो रेबीज़ एंड पोलियो है। अब रेबीज़ एंड पोलियो क्यों बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है? क्योंकि जो रेबीज़ है वो रेब्डो वायरस से होता है और जो पोलियो है वो पिकोनो वायरस से होता है। ठीक है, अब समझ में आया? आपका जो रेबीज़ है वो रेब्डो वायरस करता है और जो पोलियो है वो पिकोनो वायरस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स प्रोड्यूस 12 सेल्स। अब ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये ज़रूरी करने चाहिए क्योंकि इससे आपके पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आपको एक चीज़ पता हो।
अब इसको हम ऐसे वो स्टोइकियोमेट्री जो हम केमिस्ट्री में करते हैं, मास रिएक्शंस, वॉल्यूम मास रिएक्शन, वॉल्यूम रिएक्शन, मास रिएक्शन, उसमें हम स्टोइकियोमेट्री करते हैं। वो स्टोइकियोमेट्री अगर आपको आ जाए तो उससे आपके बहुत से सवाल सॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन प्रोड्यूस 12 सेल्स, कितने माइटोसिस के डिवीजन होंगे कि हमें 12 सेल्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये पता है कि जब एक डिवीजन होता है तो हमें 2 सेल्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें डिविजन्स निकालने इसलिए मैंने उसको इस साइड पे रखा हुआ है। तो हमें पता है कि जब 2 सेल्स से हमें 2 सेल्स जब हम मिलते हैं तो वो एक डिवीजन से मिलते हैं। जब हम एक सेल की डिवीजन करते हैं तो हमें 2 सेल्स मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम 12 सेल्स रखेंगे तो कितने डिविजन्स मिलेंगे, तो 2 सेल्स हमें एक डिवीजन दे रहा है तो 12 सेल्स कितने देगा, ये 1 नीचे आएगा, 2 आपका डिवीजन के फॉर्म में चला जाएगा, 12 आपका मल्टीप्लिकेशन, जब आप कटिंग करेंगे तो आपके 6 आंसर आएगा। यानी 2 सेल हमें एक डिवीजन से मिलता है और 12 सेल जो है वो हमें 6 डिवीजन से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर 6 होगा। क्लोरोप्लास्ट कैन बी ट्रेस इन, अच्छा ये 2004 मैंने 2004 का पेपर सॉल्व किया है, उसमें मैंने पूरे जो फेडरल बोर्ड के लिहाज से जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड को हम डिवाइड करते हैं ल्यूकोप्लास्ट में, प्रोप्लास्टिड में, और बहुत से मैंने पूरा फेडरल का एक टॉपिक इस पे पढ़ाया हुआ है 2004 के पेपर में, आप वो देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर लीफ है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है यानी ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है और लीफ का ग्रीन कलर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, गुटेशन इज ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 20, when your hand touch the hot body, which path is taken by stimulus to withdraw your hand? अच्छा, when your hand touches the hot body, जब आपकी हाथ जो है वो किसी हॉट प्याले या कोई चाय गिर जाए उस पर, which path is taken by stimulus to withdraw your hand? कौन सा रास्ता अपनाएगा स्टिमुलस? स्टिमुलस कहते हैं कोई भी चेंज, किसी तरह का भी चेंज। तो आपका हाथ कौन सा रास्ता अपनाएगा दोबारा, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपका Question number 20. When your hand touch the hot body, which path is taken by stimulus to withdraw your hand? इस सवाल का मतलब है कि आपका जो हैंड है वो किसी हॉट बॉडी के साथ टच हुआ, कोई भी चीज़ थी, वो गर्म प्याली हो सकती है, गर्म कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका हाथ टच हुआ उस हॉट बॉडी के साथ। अब स्टिमुलस कौन सा रास्ता अपनाएगा वही हाथ हटाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ लगा है, ठीक है, अब वो हाथ हटेगा, ठीक है, तो वो किस तरह हटेगा, कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा बाय स्टिमुलस के। स्टिमुलस क्या चीज़ थी, यही आपका हाथ बिल्कुल सही था, लेकिन स्टिमुलस क्या आया, वो हॉट टच आया, ठीक है, आपके हाथ को जो है थोड़ी सी जलन हुई, ये एक स्टिमुलस था आपके हाथ के लिए। अब वो हाथ हटेगा कैसे, हाथ ऐसे हटेगा कि भाई सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस किया, वो जो हॉटनेस थी वो सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस की, वो सेंसरी न्यूरॉन्स गए आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड जाएगा इफेक्टर के पास, वो इफेक्टर या तो ग्लैंड भी हो सकता है या मसल्स भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मसल लिखे हुए तो हम ये ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक पाथवे पढ़ा है ना रिफ्लेक्स का, कि अगर कोई चीज़ हमें टच होती है तो सेंसरी न्यूरॉन्स, कोई भी न्यूरॉन हो, वो सेंसरी न्यूरॉन उसे सेंस करता है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के पास के बाद इफेक्टर के पास जाता है। और इफेक्टर का मतलब क्या है, इफेक्टर मीन्स या तो मसल्स होंगे या ग्लैंड्स होगा। अगर यहाँ पर मसल्स लिखे हुए तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए, एक आदमी है उसका ब्लड ग्रुप ए है, मेरी इज़ अ वुमन विद ब्लड ग्रुप बी, उसने शादी की ऐसी और एक वुमन के साथ जिसका ब्लड ग्रुप बी है। चाइल्ड कैन हैव अ, अब उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, अब इसका आंसर ए बी एन ओ, कुछ भी उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है। लेकिन ये कैसे उसका कुछ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि कोई भी ट्रेट होता है, हमारे बालों का हेयर कलर, हमारे आई का, हमारी टॉलनेस, हमारा वेट, हमारा टोल, हमारी हाइट, हमारा कलर, ठीक है, वो थ्रू हमारे जो टॉल है, हाइट है, कलर है, उसका जो ट्रेट है वो 2 जीन्स पर डिपेंड करता है। लेकिन ब्लड ग्रुप एक ऐसा सिस्टम है जिसके लिए हमें 3 एलील्स काम करते हैं, ठीक है। देयर आर 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप, एक आई ए, एक आई बी और एक बिल्कुल आई जिस पर कुछ नहीं होता। तो अगर एक मेल है, आपसे कहा ना एक मेल है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो वो एक कुछ भी हो सकता है, वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस वो जो मेल है उसके ये 3 फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है।
अब उसमें IO भी आ सकता है, IA भी, और AB भी, उसका ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है, या सिर्फ A भी हो सकता है, या उसका ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, जिसमें दूसरा जो है वो बिल्कुल जिसका O भी आ सकता है, ठीक है, ये वाला जीन भी उसमें हो सकता है, यानी उसका हेट्रोजाइगस A भी हो सकता है। अब अगर मेल जो वुमेन है, ठीक है, जिसके साथ उसकी शादी हो रही है, तो उसका ब्लड ग्रुप भी ये हो सकता है, उसका भी इसी तरह का 3 फॉर्म में पाया जा सकता है। तो हमें तो जीन्स उन्होंने नहीं बताए, ठीक है, सवाल में तो जीन्स नहीं बताए, सवाल में तो सिर्फ कहा है ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है। तो अगर जीन्स बताए होगे तो हम स्पेसिफिकली हम बता सकते थे, जब ब्लड ग्रुप नहीं बताए तो हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते। तो तीनों ये सब हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ पॉपुलेशन 36% पीपल हैव ब्लू आइज, एलील फ्रीक्वेंसी फॉर ब्लू इज। अब अगर 30 पॉपुलेशन में 36% जो लोग हैं वो उनके ब्लू आइज है, तो एलील भी 36% ही होंगे। अगर हमसे पूछते नंबर ऑफ एलील्स तो वो हमें निकालने पड़ते, लेकिन अगर परसेंटेज में ही पूछा है तो भाई जितनी ब्लू आइज है उतने ही फ्रीक्वेंसी परसेंटेज भी उतना ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो पॉपुलेशन में हमें उन लोगों ने इन्होंने हमें सवाल में जो पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया है वो भी परसेंटेज है, नंबर नहीं है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम ही होगी। Which of the following is not a requirement for seed germination? एब्सिसिक एसिड, हमें किसी एसिड की ज़रूरत नहीं होती सीड जर्मिनेशन के लिए। रिडक्शन डिवीजन इन मियोसिस इज। अब अगर आपको मियोसिस के बारे में अगर ये चीज़ पता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। मियोसिस आपको पता है ना, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होती है, ठीक है। मियोसिस 2 आपका पूरा माइटोसिस से रिजेम्बलेंस करता है। अब मियोसिस 1 जो है वो क्या है, वो है रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 1 को क्या बोला जाता है, रिडक्शन डिवीजन, और मियोसिस 2 को इक्वेटोरियल डिवीजन बोला जाता है। तो अगर आपको ये बात पता होगी तो फिर आपके लिए बहुत इजी होगा। रिडक्शन डिवीजन इन मियोसिस इज एनाफेज 1, क्यों हमें पता है कि मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, तो एनाफेज 1 में ही रिडक्शन डिवीजन होगी, सही है। द लाइफ वॉज इवॉल्व्ड फर्स्ट इन वाटर। अब सिंध बोर्ड की 12th क्लास की जो बुक है उसमें ये पूरी पेज नंबर 222 पे ये लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ बिलीव दैट लाइफ मे हैव बिगन डीप इन वाटर स्पेशली इन हॉट स्प्रिंग्स कॉल हाइपोथर्मल वेंट, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ से आपको पता होना चाहिए था कि हमारी जो लाइफ है वो फर्स्ट इवॉल्व वाटर में हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द डे स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय रॉबर्टसन, सेलुलोप्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एंजाइम एसोसिएटेड विद क्रेब्स साइकिल्स आर फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल होती कहाँ पर है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ज़ेंथोफिल इज अ पिगमेंट हैविंग येलो कलर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़ेंथोफिल मतलब येलो कलर। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सिमिलर इन हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। अब आपको पता है ना वो क्रिस्टाई क्रिस्टरनाई, एक में क्रिस्टाई होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टाई होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ में क्रिस्टरनाई होता है, ठीक है। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आउटर मेम्ब्रेन जो है उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन दोनों का फोल्डेड होता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होती है। इनके जो चीज़ों से बना हुआ है वो भी सेम होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल लाइक क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला पेपर भी सॉल्व होता है। इंशाल्लाह फिजिक्स पर भी हम काम करेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।